सो आज से हम लोग ये शुरू करते हैं। आज से मैंने ये सीरीज शुरू की है जिसमें मैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करूंगा बहुत जल्दी, ताकि एग्जाम में थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए। और ना सिर्फ एग्जाम में ही बल्कि ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करेगा, जिसमें बेसिक आपकी पूरी कवर हो जाएगी, जो 11th में और 12th में दोनों जगह पे काम आने वाली है, जो कॉमन चीजें होती हैं, जो ऑर्गेनिक की नींव होती है। ऑर्गेनिक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम इस बात पे भी डिस्कस करते हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई, एंशिएंट टाइम से ही ये चला आ रहा है। तो बस उस टाइम इसको नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं दिया गया था, लेकिन लोगों का मानना ये होता था कि ऑर्गेनिक जो होती है, जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप केमिकल्स पढ़ते हैं, वो सारे केमिकल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से आते हैं। लेकिन पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था यूरिया, बनाया गया पहली बार इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तब ये कंफर्म हुआ कि नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ लिविंग बीइंग से नहीं, हम नॉन लिविंग बीइंग्स और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी कन्वर्ट करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ सकते हैं। सो क्लास 10th में आप लोगों ने ऑर्गेनिक के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लिया था, जिसमें आपने कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा हुआ है। कार्बन कंपाउंड की एक खास बात ये होती है कि इसके पास दो प्रॉपर्टी ऐसी है। एक इसकी प्रॉपर्टी जिसे हम कैटेनेशन कहते हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी की ये टेट्रावैलेंट होते हैं। ये दो प्रॉपर्टी ऐसी है जो कार्बन को बाकी के एलिमेंट से अलग कर देती है। जितने भी एलिमेंट्स हैं, हम उसको कैटेगरी वाइज बांटे तो हम देखते हैं कि कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल वो होते हैं जिनके अंदर 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंसी होती है, जिनकी 1, 2 या 3। तो यानी वो इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, उसे हम मेटल में रख देंगे। नॉन मेटल में वो आते हैं जो किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन लेने में होगा तो डेफिनेटली उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6 या 7 होगा। लेकिन कार्बन इन दोनों में से कोई भी नहीं है। कार्बन को अगर आप देखते हैं तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा, ना किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसको एक अलग प्रॉपर्टी में रखा गया। ये खुद के पास एक प्रॉपर्टी डेवलप कर लेता है इस कारण से, जिसे हम कैटेनेशन कहते हैं। कार्बन मेक्स वेरी लॉन्ग चेन, इतना लॉन्ग चेन बनाता है, इतने कंपाउंड बनाता है कि हमें इसे अलग से स्टडी करना पड़ता है, और इसी को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सो टाइम ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो घूमता है, सब जो घूम रही है वो चीजें है इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल के चारों तरफ। ये है क्या? तो ये होते हैं अटैकिंग रिएजेंट्स। अटैकिंग रिएजेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक मेन रोल निभाता है किसी भी मेन कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए। अटैकिंग रिएजेंट वो होते हैं जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेंगे, ताकि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट के अंदर। तो हमने 3 तरीके के अटैकिंग रिएजेंट को क्लासिफाई किया है 3 तरीकों में, जिसमें पहला आता है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा है न्यूक्लियोफाइल, और तीसरा होता है फ्री रेडिकल। एक एक करके तीनों को देखेंगे। इलेक्ट्रोफाइल्स आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या प्रोटॉन रिच। देखिए, अगर ये वर्ड को आप ध्यान से देखते हो बच्चों, इलेक्ट्रॉन लविंग को, तो लविंग का मतलब होता है चाहना, इलेक्ट्रॉन चाहना, ऐसा अटैकिंग रिएजेंट जो इलेक्ट्रॉन को चाहता है। अब ये ह्यूमन नेचर है, अगर किसी चीज की चाहत आपको होती है तो डेफिनेटली आपके पास वो चीज की कमी है, राइट ना? तो इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब या तो उसके पास प्लस चार्ज है, अदरवाइज उसके पास बहुत सारा पॉजिटिव प्रोटॉन है, बहुत सारा प्रोटॉन है, दैट इज प्रोटॉन रिच है। तो वो इलेक्ट्रॉन चाहेगा ताकि उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें कि दो तरीके के कैटेगरी में बांटे हैं, पॉजिटिव और न्यूट्रल। पॉजिटिव में वो जिनके पास प्लस चार्ज है, एज आई सेड कि पॉजिटिव होता है, जिनको नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि वो अपने आप को न्यूट्रलाइज कर सके, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। एंड देन न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ये एग्जांपल्स कुछ देख लो। न्यूट्रल में AlCl3, BF3, कार्बीन, नाइट्रीन एक्सेट्रा। AlCl3 में ऑक्टेट पूरा नहीं है, किसी का अगर ऑक्टेट पूरा नहीं है, एल्युमिनियम के चारों तरफ 3 क्लोरीन है, माने कि 3 तरफ से, तो 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हो गए। एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों, तो टोटल हुआ 6 इलेक्ट्रॉन, माने ऑक्टेट पूरा होने से अभी भी ये 2 इलेक्ट्रॉन दूर है। तो ये क्या चाहेगा कि किसी से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इलेक्ट्रॉन लविंग हो गया ना, सो दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल में H प्लस हो गया, SO3 H प्लस हो गया, इन सब पे प्लस चार्ज है, मींस दे वांट इलेक्ट्रॉन टू न्यूट्रलाइज देयर पॉजिटिव चार्ज।
so that is electrophile. नेक्स्ट है सेकंड न्यूक्लियोफाइल. वर्ड सजेस्ट न्यूक्लियोफाइल, फाइल का मतलब चाहना, लविंग. सो न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग. जो न्यूक्लियस लविंग होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं. न्यूक्लियस लविंग माने न्यूक्लियस के ऊपर प्लस चार्ज है तो ये प्लस चार्ज चाहते हैं. कोई प्लस चार्ज चाह रहा है तो प्लस चार्ज की कमी है, और कमी हुई तो इसको फिर हमने तीन कैटेगरी में बांटा. वन इज कॉल्ड नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, दूसरा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, और तीसरा एक स्पेशल कैटेगरी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल में हम उसको लेंगे जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. इसी नेगेटिव चार्ज को खत्म करने के लिए उसे प्लस चार्ज की जरूरत होगी, इसलिए हम कहेंगे कि वो न्यूक्लियस लविंग है. इसमें सारे आ जाएंगे जो भी नेगेटिव चार्ज वाले हैं, क्लोरीन माइनस, Br माइनस, ये सब इसके अंदर कैटेगरी में फॉल करेंगे. नेक्स्ट आता है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल. अब ये न्यूक्लियोफाइल है, इसको चाहिए न्यूक्लियस लेकिन न्यूट्रल है, मतलब कि इसके पास जरूर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे. दे आर इलेक्ट्रॉन रिच. और इलेक्ट्रॉन रिच एटम कैसे होते हैं, कंपाउंड कैसे होते हैं, तो जिनके पास लोन पेयर होता है. चैप्टर 4 आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है तो उसमें आपने लोन पेयर के बारे में देखा हुआ है. अगर कोई नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट या किसी एटम के ऊपर होता है तो आप उसे लोन पेयर बोलते हैं. तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉन रिच होगा माने ऑक्टेट एक्सटेंड होगा. फॉर एग्जांपल PCl5 जिसमें फास्फोरस के चारों तरफ 5 बॉन्ड है क्लोरीन के, सो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं टोटल. SF6 12 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं. IF7 14 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं. वाटर ऑक्टेट पूरा है लेकिन देयर इज लोन पेयर, दो लोन पेयर होने की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है. सो वाटर इज ए न्यूक्लियोफाइल. अमोनिया NH3 is a nucleophile because of lone pair present on nitrogen atom. तो ये सब कैटेगरी आती है. तीसरा सबसे खास एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, इसके बारे में हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में, अगली स्लाइड, एक दो स्लाइड के बाद में इसमें खास बात बताऊंगा आपको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की. ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं बच्चों जिनके बोथ साइड एक्टिव होते हैं. माने अगर फॉर एग्जांपल आप CN को ले लो, साइनाइड को, तो साइनाइड में कार्बन साइड से अटैक होता है और साइनाइड ही अपने आप को, अपनी रोटेशन को चेंज करके NC बना लेता है, तो नाइट्रोजन साइड से अटैक होता है. CN- इज नॉन एज साइनाइड, NC- इज आइसोसाइनाइड. दोनों साइड से अटैक कर सकते हैं ऐसे लिगेंड, तो उन्हें हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं. क्योंकि CN- पे भी नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज तो न्यूक्लियोफाइल की पहचान है. सो देयरफॉर दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ न्यूक्लियोफाइल. थर्ड कैटेगरी इज फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल जो है ये होमोलिटिक क्लीवेज से फॉर्म होते हैं. अब ये क्लीवेज क्या है तो इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा. देखो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल जो मैंने पिछले बार कहा था पिछली स्लाइड में आपको कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिनके बोथ साइड एक्टिव होते हैं. तो जैसे CN- NC- नेगेटिव चार्ज है, एक साइनाइड एक आइसोसाइनाइड, दोनों के दोनों इस कैटेगरी में आ जाते हैं. SCN NCS, तो इसमें भी क्या है, सल्फर साइड से अटैक कर रहा है और दूसरे में नाइट्रोजन साइड से अटैक कर रहा है, थायोसाइनाइड. तीसरा है NO2ONO, तो NO2 में नाइट्रोजन अटैक करेगा तो दूसरे बार में कहेगा ऑक्सीजन कि भाई रुको नाइट्रोजन, अब हम अटैक करेंगे, और ऑक्सीजन साइड से अटैक होगा. सो दोज अटैकिंग रिएजेंट जिनके दोनों साइड एक्टिव होते हैं वो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के अंदर फॉल करते हैं. मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोटी नहीं है और मेरा मेन मोटो बच्चों का एग्जाम के लिए है, सो इस वजह से मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा. आई होप कि ये स्पीड भी ठीक है, सारे कवर हो जाएंगे, सारे टॉपिक्स बचे इसमें. पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं लूंगा. हो सकता है कि 2 या 3 वीडियो बने क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोटी नहीं है और मैं फिर भी इतना फास्ट चल रहा हूं, तो जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट है फ्री रेडिकल. लेकिन इसमें यह होगा कि मैं कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं करूंगा, मैं सारे टॉपिक को कवर करूंगा, सब टॉपिक को टच करके मैं चलूंगा, तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर हो जाएगी आपके इन वीडियो से. फिर आता है फ्री रेडिकल्स. ये अटैकिंग रिएजेंट का तीसरा टाइप है. फ्री रेडिकल्स में वो अटैकिंग रिएजेंट आते हैं जो होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू बनते हैं. होमो ये वर्ड बहुत चला है पिछले दिनों. अभी एक वो हुआ था, अपने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि होमोसेक्सुअलिटी अब लीगल भी है. तो होमो का मतलब होता है सेम सेक्स वालों की शादी अब हो सकती है, जो पहले नहीं हुआ करती थी, पहले इलीगल था बेसिकली. तो होमोलिटिक, होमो सेम, क्लीवेज तोड़ना, तो सेम कंपाउंड या सेम एलिमेंट्स के बीच के बॉन्ड को तोड़ना. फॉर एग्जांपल आप नीचे देखो, Br2 का एग्जांपल मैंने लिया है, ब्रोमीन. तो ब्रोमीन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है HNu.
HNO इज सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होते हैं, मींस दे आर फोटो सेंसिटिव रिएक्शंस। सो Br जब बॉन्ड टूटता है तो किसी भी बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड से बना हुआ है, मतलब शेयरिंग इक्वल नंबर की हुई थी। ब्रोमीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके आया था, दूसरा ब्रोमीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके आया था कि चलो भाई हम लोग बॉन्ड बना लेते हैं। बट जैसे ही सनलाइट आता है तो दोनों अपना अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन लेकर वापस भाग जाते हैं, और यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो दोनों के पास सिंगल सिंगल बचता है, दैट इज फ्री रेडिकल, जो 2 मोल यहाँ पर बन रहा है 2Br डॉट। दैट डॉट रिप्रेजेंट फ्री रेडिकल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो ये फ्री रेडिकल्स होते हैं। जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में, और अगर कोई चीज पैरामैग्नेटिक है तो वो कलर शो करती है। ये बेसिक रूल है केमिस्ट्री का। अच्छा, अब ये होता कैसे है? तो पैरामैग्नेटिक नेचर का मतलब होता है कि ये अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखते हैं तो ये वीकली मैग्नेटाइज होंगे, वीकली अट्रैक्ट हो जाएंगे। याद रखने के लिए याद रखो, P फॉर पैरा, P फॉर पकड़ना, यानी कि पकड़ लेता है इस एटम को मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड खींचता है, अट्रैक्ट करता है। देयरफॉर दीज आर पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जब ये एनर्जी को गेन करते हैं, दे विल गो इनटू एक्साइटेड स्टेट। तो बोर्स ने कहा था अगर एक्साइटेड स्टेट में गया है तो वो एनर्जी का लॉस भी करेगा, और एनर्जी घूमते घूमते लॉस करते करते वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। ऐसा करने पे वो एनर्जी रिलीज करेगा, एंड दैट एनर्जी इज विल बी इन विजिबल रेंज, जो हमें दिखाई देगा, यानी कि कलर होगा। सो देयरफॉर पैरामैग्नेटिक नेचर वाले यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले कलर शो करते हैं। नीचे एक और, अगर एक होमोलिटिक क्लीवेज है तो कोई दूसरे टाइप का भी क्लीवेज होता होगा, एंड दूसरा टाइप का क्लीवेज होता है हेट्रोलिटिक। हेट्रो माने दो डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग एटम से, एलिमेंट से बने हुए। जैसे यहाँ एग्जांपल है AB का, तो AB में शिफ्टिंग एक बार मैंने B की तरफ दिखा रखी है, एक बार A की तरफ दिखा रखी है। अब इसका मतलब क्या है? अगर AB में B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। ए बेचारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया तो प्लस चार्ज लेके अलग हो गया, बी नेगेटिव चार्ज लेके अलग हो गया, तो ए विल बिकम कैटायन, बी विल बिकम एनायन। और अगर ए इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा निकला तो ए पर नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, बी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? तो ये है, इसकी प्रॉपर्टी मैं थोड़ा सा बस तुम्हें बता देता हूँ। मान लो कि आपने और आपके दोस्त ने एक बिजनेस शुरू किया, उस बिजनेस में दोनों ने 50-50% की पार्टनरशिप कर रखी है, लेकिन आपका दोस्त थोड़ा लालची निकला। वो क्या करेगा? धीरे 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 आपकी सारी की सारी जो शेयर्स हैं वो अपनी तरफ खींच लेगा। लालची है, लालची तक क्या करता है? आपके शेयर्स को अपना बना लेगा और धीरे धीरे बिजनेस को टेक ओवर कर लेगा। तो आप तो ठहरे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, आप डेफिशिएंट हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो जिसने खींच लिया उसके पास सारा का सारा पैसा यानी कि इलेक्ट्रॉन यानी कि शेयर चला गया, और वो बिकम नेगेटिव, अनायन बन जाता है। सो इसमें हमारा फ्री रेडिकल में हमने देखा कि फ्री रेडिकल होमोलिटिक क्लीवेज से होते हैं, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं। देखिए ये एक मेन, ये टैब में मैंने लिखा हुआ है कि ए जो है सबस्ट्रेट कहलाता है। सबस्ट्रेट के ऊपर अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है, और जैसा मैंने कहा बच्चे, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड होती है अटैकिंग रिएजेंट पे। अटैकिंग रिएजेंट वंस अटैक विद सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, तो ये बनाता है मेन प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट बनने से पहले भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं इसके बीच में। वो स्टेप्स जो है मेन प्रोडक्ट बनने से पहले के, वो सारे स्टेप्स कहलाते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स।